नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। जो इसके स्टॉक का प्राइस है 103 105 रुपए का कुछ हाई लगाया था, उसके बाद ये इतना तेजी से गिरा है कि सीधा आके अभी 60 रुपए पे अटक गया है। यानी कि बोल सकते हो कि अराउंड अपने हाई से 50% के आसपास गिर चुका है। ठीक है, वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो स्मॉल फाइनेंस के बैंक रहते उनमें दिक्कत क्या होती है, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम जान जाओगे ना तो मेरे ख्याल से जो स्मॉल फाइनेंस के बैंक के शेयर्स है उनसे आप शायद दूर होने लगोगे। ठीक है, अगर मैं आपको दिक्कत बता दूं, ठीक है, आप ये नहीं, कोई भी स्मॉल फाइनेंस का बैंक उठा के देख लो ना, आपको नीचे ही गिरा पड़ा दिखाई देगा। मतलब 10-10 साल तक वो अपने हाई को नहीं तोड़ा है। आप समझो बात को। ठीक है, जो स्मॉल फाइनेंस का बैंक रहता है ना, मैं कितने ऐसे वीडियो देखा हूं जहां पे आपको सपने बेचे जाते हैं कि इसका प्राइस 60 रुपए है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बनेगा, नेक्स्ट एक्सिस बैंक बन जाएगा। मतलब ऐसे बहुत सारे आपको सपने बेचे जाते हैं और लोग बेचारे स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम पे, स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम पे लोग शेयर्स बाय करते हैं और बेचारे फंस जाते हैं। उनको लगता है ठीक है 50-60 रुपए का है, क्या पता 200 हो जाए, 300 हो जाए, इसी लालच में खरीदते हैं और बैंकिंग सेक्टर को समझ नहीं पाते कि उनमें देखो दिक्कत क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक नहीं चल रहा है तो भाई स्मॉल फाइनेंस की क्या ही बात है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा इनके सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट क्या होते हैं, और आप जान लोगे ना तो मेरे ख्याल से बैंकिंग जो सेक्टर है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मेरे ख्याल से दूर रहोगे। ठीक है, और यही नहीं, बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे ही स्मॉल फाइनेंस के जो स्टॉक है वो गिर रहे। यहाँ पे देखो, मैं इनका पीडीएफ ओपन कर देता हूँ, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। हम ज़्यादा डीप नहीं जाने वाले, मतलब यहाँ पे कॉमर्स का कोई पढ़ाई नहीं होगा। बस मैं आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जहाँ पे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना वो फंसते। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो सपने लेके, अगर सपने लेके अभी तक चल रहे थे कि मेरा बैंक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक है डबल होएगा, ट्रिपल होएगा, तो मेरे ख्याल से आज यहाँ पे वो आपके टूटने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर सेक्टर के ना, हर बिजनेस के कुछ नेगेटिव पॉइंट रहते हैं, पर इसके कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि इनका काम ही है लोन देना। लोन ही, अब मान लो कि किसी को लोन दिया और रिटर्न नहीं आया तो पूरा काम ही फंस जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि जिसके वजह से जो बैंक्स के स्टॉक है और स्पेशली जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक है क्यों गिरते हैं। मैं कुछ पॉइंट बता देता हूं और उन पॉइंट को मैं इसमें दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है, देखो सबसे बड़ा जो बैंकिंग सेक्टर के लिए नेगेटिव पॉइंट है वो है काशा रेशियो। ठीक है, आपने सुना रहेगा बहुत बार, काशा रेशियो बढ़ गया, काशा रेशियो कम हो गया। आखिर ये है क्या? ये है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो। यानी कि आदमी कितना डिपॉजिट करा रहा है उनके बैंक में, डिपॉजिट रेशियो कैसा है उनका। डिपॉजिट रेशियो अच्छा रहना चाहिए, नहीं रहेगा बहुत बड़ा कंसर्न रहता है बैंक के लिए, स्टॉक का प्राइस गिर सकते हैं, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि देखो, इट इज़ अ की मैट्रिक दैट शो हाउ मच बैंक डिपॉजिट कम फ्रॉम करंट एंड सेविंग अकाउंट। वही बता रहा है ना कि ये की मैट्रिक हमको बताता है काशा रेशियो कि कितना करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से डिपॉजिट आ रहा है। रिसेंटली आपने एचडीएफसी बैंक में फॉल बहुत बड़ा देखा था, कुछ 1650 से अचानक से 1320 पे आ गए थे। उसके रीज़न क्या हो गए थे? रीज़न यही हो गए थे कि जो उनका डिपॉजिट रेशियो है वो काफ़ी तेज़ी से गिरा था। लोग एचडीएफसी बैंक में से पैसा निकाल के अराउंड, मेरे को लगता है 3 महीने में ही कुछ 3 लाख करोड़ का अमाउंट निकला था उनके डिपॉजिट से, और वो कहाँ पे गया था? म्यूचुअल फंड में गया था। ठीक है, तो ये एक बड़ा कंसर्न देख के स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। सेम यही है, काशा रेशियो अगर कम होता है, जो कि इनका हुआ है, ठीक है, इसके वजह से भी प्राइस गिरता है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट। दूसरा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होना। अब बहुत लोग बोलेंगे ये क्या है, मैं आपको मेन ही पॉइंट बताऊंगा, ज़्यादा डीप यहाँ पे कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होने वाली। ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये होता है कि बैंक देखो 2 तरीके से काम करता है। एक मैं आपको बताता हूँ एकदम सिंपल एग्जाम्पल के साथ। बैंक 2 नज़रिए से यहाँ पे काम करता है, मतलब 2 तरीके से। एक हमको लोन देता है, वहाँ से उसको ब्याज मिलता है, प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, एक हम उसको हम कुछ डिपॉजिट रखते हैं, कुछ एफडी कराते हैं, तो वो हमको ब्याज देता है। ठीक है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमको ये बता रहा है कि ये ज़्यादा मतलब लोगों को ब्याज दे रहा है कि ज़्यादा लोगों से ब्याज कमा रहा है। अब बैंक ज़्यादा अगर ब्याज कमाएगा, मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा इनका, तो बैंक के लिए फ़ायदा है। मतलब लोगों से जब ज़्यादा ब्याज कमाएगा तो इनको फ़ायदा ना। अब लोगों को ही ब्याज ज़्यादा देगा तो बैंक को तो दिक्कत होगी। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होना ये बैंक के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कि इसमें हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ पे ग्रॉस एनपीए, सबसे बड़ा दिक्कत ग्रॉस एनपीए, मतलब अमाउंट डिफॉल्ट हो जाना। देखो स्मॉल फाइनेंस
स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या होता है ना कि इनको अपना लोन बुक बढ़ाना रहता है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक बोले तो रूरल एरिया में, मतलब जहाँ मतलब गांव हो गया, जहाँ पे बड़े बैंक्स नहीं पहुँच सकते, या बड़े बैंक्स जहाँ पे लोन्स नहीं देते। तो पहले क्या होता था ना कि बड़े बैंक ना मतलब इससे छोटे एरिया में लोन्स वगैरह नहीं देते थे, एरिया देख के। मतलब आज भी आप देखो कि बैंक्स के लिए कुछ एरिया ब्लैक लिस्ट है, वहाँ पे देंगे नहीं। तो ऐसा आरबीआई ने एक मतलब सोचा कि भाई जब बड़े बैंक नहीं लोन देंगे तो हम एक स्मॉल फाइनेंस बैंक चालू मतलब निकालते, ठीक है, लाइसेंस वगैरह देते। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की चलन चालू हुआ। तो स्मॉल फाइनेंस क्या हुआ, छोटे छोटे बिजनेस, छोटे छोटे जो मतलब समझ रहे हो ना, कुछ गिरवी नहीं रखते, मतलब बोल सकते हो कि अनसिक्योर्ड लोन जिसको बोलते हैं वो देने लगे, ठीक है। तो इस ये नज़रिए से एक तो स्मॉल फाइनेंस बैंक चालू हो गया। तो अब अनसिक्योर्ड लोन देना मतलब समझ रहे हो कि लोन बाउंस होगा, लोन रिटर्न आएगा नहीं, तो उसको ग्रॉस एनपीए बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, एनपीए का ग्रॉस एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट, यानी कि वो अभी रिटर्न नहीं आएगा अपने को, ठीक है। तो किसी बैंक का अगर ग्रॉस एनपीए आई थिंक 1 से नीचे होता है तो वो अच्छा ही माना जाता है, ठीक है। 1 के आसपास, 1 के नीचे या 1.50। अब अगर आप एक अपनी स्टडी निकालोगे गूगल से जाके, ठीक है, कितने क्या मतलब ऑलमोस्ट सारे जो स्मॉल फाइनेंस का ग्रॉस एनपी वो भाई 1 के ऊपर है, मतलब 2 के ऊपर है। अभी एक कोई तो बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उसका तो ग्रॉस एनपी 6 पहुंच चुका है, मतलब एकदम खराब कंडीशन। आप एवरेज भी निकालोगे ना स्मॉल फाइनेंस बैंक की ग्रॉस एनपी क्या है, वो आपको मतलब बड़े बैंक से काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। वो नंबर अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। तो ग्रॉस एनपीए सबसे बड़ा लफड़ा होता है। ग्रॉस एनपीए यानी कि जो अमाउंट अब रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है, वो अब आएगा ही नहीं, मतलब वो गया अब, ठीक है, डूब गया, समझे। उसके बाद बैंक का आरओई घटना, ठीक है। उसके बाद प्रोविज़न कवरेज रेशियो बढ़ना। अब प्रोविज़न यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो प्रोविज़न कवरेज रेशियो बढ़ना। अब ये क्या होता है, देखो ये होता है कि एक जैसे आरबीआई का रूल है कि अगर ग्रॉस एनपीए मान लो कि मतलब उनका जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया अगर उनका डिफ़ॉल्ट अमाउंट है किसी बैंक का, तो आरबीआई का एक रूल है कि तुमको 100 रुपये के बदले 10 रुपया एक साइड में अमाउंट रखना है, ठीक है। अगर 200 रुपया डिफ़ॉल्ट अमाउंट हो गया बैंक का, मतलब 200 रुपया आप ग्रॉस एनपीए बन गया, तो 200 रुपये की जगह 20 रुपया वो रखना पड़ेगा, प्रोविज़न कवरेज रेशियो एक रखना पड़ेगा। तो ये जितना बैंक का बढ़ेगा, मतलब प्रोविज़न कवरेज रेशियो जितना बैंक का बढ़ रहा है, यानी कि उसके ग्रॉस एनपीए उतने बढ़ रहे हैं, यानी कि उनके डिफ़ॉल्ट अमाउंट उतना बढ़ रहा है। तो ये अगर बढ़ता है तो भी बैंक को दिक्कत होता है। ये भी एक हो गया इनका। कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ना, भाई कॉस्ट ऑफ फंड ही बढ़ना, क्योंकि देखो कॉस्ट ऑफ फंड, अब देखो बैंक क्या और दिमाग लगाता है ना कि एफडी पे ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक देखो आपको एफडी पे ज़्यादा रिटर्न्स दे रहे। क्यों दे रहे? क्योंकि उनका डिपॉजिट रेशियो बढ़ जाए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फंड भी अगर ज़्यादा दे रहा है कोई बैंक, अगर उसका बढ़ रहा है कॉस्ट ऑफ फंड, तो भी बैंक को नेगेटिव है, क्योंकि भाई एफडी अब ज़्यादा दे रहा है परसेंट डिपॉजिट रेशियो बढ़ाने के चक्कर में, तो उसके कॉस्ट ऑफ फंड भी तो बढ़ रहे हैं ना, समझे बात को। यहाँ पे ये कुछ नेगेटिव पॉइंट निकल के आते, ठीक है। यहाँ पे हो गया जिससे, हाँ ठीक है, बराबर बोला, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट है, आप दिखाता हूँ यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। तो देख सकते हो कि इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो मैंने आपको अभी समझाया, वो कैसे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे एकदम बुरी तरह से एकदम नीचे आ रहा है, ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी कि भाई ये क्या कर रहे, ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहे लोगों को, लोगों से इंटरेस्ट कमा नहीं रहे, ठीक है, ये दिक्कत हो गया। कॉस्ट ऑफ असेस्ट देख रहे हो, ये भी देख सकते हो कि ये फ्लैट ही है यहाँ पे, और नीचे आते तो आरओई देखो कितनी बुरी तरीके से गिरा है। आरओए एक टाइम पे इनका 2% के आसपास था, जो कि गिर के अराउंड 0.53% के आसपास हो गया। आरओई देखो कितना, मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि बुरी तरीके से गिरा है, मतलब 14.5% से सीधा 4%, बीच में तो ये 0.86% भी आ गया था, जिसके वजह से स्टॉक के प्राइस में गिरावट देखने के लिए मिला। यहाँ पे प्रोविज़न कवरेज रेशियो देखो ये भी बढ़ रहा है। अब प्रोविज़न कवरेज रेशियो मैंने आपको बताया कि ये जितना बढ़ेगा बैंक मतलब उतना ही बैंक के लिए ख़राब है, तो ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जो कि सही नहीं है। ग्रॉस एनपीए देखो 2.38% से यहाँ पे अराउंड 3% के आसपास पहुँच चुका है, जो कि काफ़ी बुरा माना जाता है, ठीक है। ग्रॉस एनपीए भी बढ़ रहा है, क्रेडिट कॉस्ट भी देख सकते हो ये भी बढ़ा है, ठीक है। तो देखो यही सब इनके दिक्कत है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर मैं घुमा फिरा के बातें करूँ आपसे, मतलब सीधा वन शॉट में बात करूँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या है, देखो उनको रखा ही है जहाँ पे बड़े बैंक नहीं पहुँच सकते। अब कहाँ पे बड़े बैंक नहीं पूछेंगे, गांव साइड में,
रूरल एरिया में, समझ रहे हो ना आप, ठीक है, वहीं पे बड़े बैंक नहीं पहुंचेंगे या वहाँ पे या लोन ही नहीं देंगे। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक एक तो एक्चुअली वहीं पे होते हैं। अब वहाँ पे सबके पास तो सिक्योरिटी के लिए चीज़ नहीं रहती कि कुछ दे दे, वहाँ पे ज़्यादातर अनसिक्योर्ड लोन ही जाएगा। अब बैंक को अपना लोन बुक भी बढ़ाना है, काम भी करना है, धंधा भी करना है, और उनको ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन देना हो। तो मेन यहीं पे ये फंसते, ठीक है। और प्लस अभी आजकल क्या हो गया कि भाई ऑनलाइन बहुत सारे ऐप्स हो गए जहाँ पे आपको इजीली 50-60 हज़ार रुपये लोन तुरंत मिल जाएगा, जिससे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, ये सारे ही ऐप दे रहे, जियो फाइनेंशियल हो गया, ठीक है, आप ऐसे ही ऐप से ले सकते हो। तो इनके लिए कंपटीशन भी बोल सकते हो बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही कुल मिला के देखो, जो बैंक है ना, इनमें यही दिक्कत होता है, ग्रॉस एनपीए बढ़ना कम होना, ठीक है। थोड़ा सा 0.50 इधर उधर हो जाए ना ग्रॉस एनपीए में, तो 5-10% का लोअर सर्किट लग जाता है, समझे बात को। यहाँ पे देखो इनका कितना है, देखो कंटिन्यू बढ़ रहा है, देख रहे हो 2.75 से सीधा राइज हो गया अराउंड 3% के आसपास, जो कि काफ़ी बुरा है, ठीक है। तो देखो स्मॉल फाइनेंस बैंक में यही सारे लफड़े होते हैं, इसके वजह से मैंने पहले वीडियो बनाया, पता है आपको, इसके लिए मैं बनाया वीडियो, मतलब जितने भी स्मॉल फाइनेंस कि अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेशक हो तो आपको ये सारी बातें ध्यान देना पड़ेगा, ये सारे रिस्क, ये सारे जो टेंशन है ये आपको पालने पड़ेंगे। ग्रॉस एनपीए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया, एफडी लोग कम करा रहे, ज़्यादा करा रहे, डिपॉजिट रेशियो कम हो रहा है, ये सारे मगजमारी देखने पड़ेंगे, और ये सारे मगजमारी होते हैं इन बैंक्स में, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारे बैंक परफॉर्म नहीं कर रहे। यहाँ पे सरकारी बैंक देख लो, कितने सारे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है आई थिंक कोई, उसको भी उठा के देख लो, कितने टाइम से एक ही रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा देख लो, ठीक है। तो यही सारे मेन रीज़न होते हैं बैंक में, यही जो छोटे बैंक होते हैं इसकी वजह से ये फंसते हैं, दिक्कत आता है इनको। और अगर आप झेल सकते हो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कॉस्ट ऑफ असेस्ट, आरओए, आरओई, ग्रॉस एनपीए, प्रोविजन कवरेज रेशियो, ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो तो आप निवेशक रह सकते हो, ठीक है। पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, सही बोलूँ तो, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो नेक्स्ट मंथ एग्जांपल के लिए आपको बताऊँ, इसका ग्रॉस एनपीए अगर ना 3.10 हो गया ना, तो हाहाकार मच जाएगा, लोअर सर्किट लग जाएगा। तो यही सब बैंक में दिक्कत होती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। इसके वजह से मैं भाई इन बैंक्स में काफ़ी दूर रहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे बैंकिंग सेक्टर का कोई स्टॉक पसंद आएगा तो चुपचाप मैं भाई लीडर को ही जाके पकड़ लूँगा, ठीक है। मेरे को अगर करना हो, मेरे को अपना पैसा नहीं डबल करना, इतना कौन रिस्क पाले भाई। बैंक मेरा थोड़ी ना घर का है कि मेरा क्या है, देखो मैं कितना लगाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना लगाएंगे, 30,000 50,000। अब 30-20 हज़ार 50 हज़ार के लिए कौन इतना टेंशन पालेगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये कम होना वो कम होना, और कल को भाई डिफ़ॉल्ट अमाउंट इनका बढ़ रहा है, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन अब देखो ये अनसिक्योर्ड लोन देना भी मेरे ख्याल से बंद कर दिए फ्रेश कुछ, ठीक है। ज़्यादा मैं और डीप नहीं गया। इसके वजह से इनका लोन बुक भी धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि आरबीआई ने चेतावनी वगैरह थोड़ा दिया इनको, ठीक है। इनका वो भी बढ़ रहा है, मतलब वो दे ही नहीं रहे अनसिक्योर्ड लोन, तो वही सारी बातें हो जाती है। ये 3-4 टाइप के लोन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि होम लोन्स वगैरह हो गया, ये भी देते हैं। और उसके बाद में हाउसिंग फाइनेंस देते हैं, व्हीकल लोन्स भी देते हैं, ठीक है। और देखो माइक्रो फाइनेंस का जो इनका सेगमेंट है ना, माइक्रो फाइनेंस, वहाँ पे इनको दिक्कत हो रही है। ये मेरे ख्याल से माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोवाइड भी नहीं करा रहे अभी, ठीक है। यही दिक्कत की वजह से, जो दिक्कत अभी दिखाया, इनके सारे रेशियो डाउन और अप हैं, समझे बात को, जो बताया मैंने अभी आपको। तो कौन मगजमारी पालेगा इतना भाई 30-50 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट करके, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल जो मेरे को बिज़नेस समझ में आता है, हेल्थ केयर, फार्मा हो गया, इससे अच्छा गोल्ड ETF हो गया भाई, 1 महीने में 10% भाग गया, क्या दिक्कत लेना, क्यों डबल करना पैसा भाई, अपने को नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर सकते हो, अपडेट रह सकते हो, एक्टिवेट रह सकते हो, सारी चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के ये सारे प्रॉब्लम, तो आप समझ रहे हो ना बोलने का मतलब क्या, तो आपके लिए ठीक है। फिर बाकी नहीं तो आप सोचोगे कि मैं किसी का सुन के, किसी ने मेरे को सपना दिखा दिया 50 वाला जल्दी 100 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से आपको जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आपको उनका चार्ट पैटर्न उठा के देखना चाहिए एक बार। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस उनका चार्ट पैटर्न उठा के देखिए बस, ठीक है। जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है या जितने भी PSU बैंक है, आप उनका उठा के देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा।
तो ये था ओवरऑल इकोडास स्मॉल फाइनेंस के ऊपर मेरा व्यू। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें बताई यहाँ पे केवल एजुकेशनल और स्टडी पर्पस के हिसाब से बताया। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ध्यान देना, कोई भी आपको मैं टिप नहीं दे रहा हूँ, कोई भी आपको मैं डिसीजन लेने के लिए नहीं बोल रहा ये वीडियो सुन के कि खरीदो या बेचो। जो भी डिसीजन है आपको अपने मन से लेना है। बाकी हमने इस वीडियो में केवल बिजनेस के ऊपर बात किया, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, बहुत बहुत ध्यान देना।